हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, यानी कि आपके चारों वेद आपको आज की सिर्फ एक ही क्लास में मिलने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, लेकिन हम चारों वाद को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। पहले तो हम आदर्शवाद समझेंगे, आदर्शवाद का अर्थ परिभाषा समझते हुए चलेंगे, आदर्शवाद के मूल तत्व क्या है उनको समझेंगे, आदर्शवाद के सिद्धांत क्या है इनको समझेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आदर्शवाद के बाद हम पहुंचेंगे प्रकृतिवाद पर। प्रकृतिवाद को बहुत अच्छी तरीके से, इतनी आसान भाषा में, जितनी आसान भाषा में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, प्रकृतिवाद को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर आएगा हमारे सामने प्रैग्मेटिज्म, यानी कि प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद की बात करेंगे, प्रयोजनवाद क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं। बहुत ही आसान भाषा में इसको समझते हुए प्रयोजनवाद का जो है कि दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, प्रयोजनवाद के सिद्धांत क्या है, और इन सबको बहुत ही आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे। और फिर लास्ट वन हमारा रियलिज्म, यानी कि यथार्थवाद की बात करेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज, इतना गजब कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इतनी आसान भाषा में आप कहीं नहीं समझने वाले हैं। यथार्थवाद का अर्थ एवं परिभाषा समझते हुए इस क्लास का एंड करेंगे। तो इस तरीके से हम चारों वाद एक ही क्लास में समझने वाले हैं। क्लास में एंड तक बने रहेंगे, डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आदर्शवाद से। आइडियलिज्म इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। देखिए, आदर्शवाद जो है ये पाश्चात्य, यानी कि पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न, पाश्चात्य मतलब क्या है, वेस्टर्न, ठीक है। पाश्चात्य दर्शन की सबसे पुरानी यानी प्राचीनतम विचारधारा। देखिए, ये जो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद है, ये आपका जो है एमएड में भी सिलेबस है। तो आप अगर एमएड कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, बीएड कर रहे हैं तो हेल्पफुल है ही। तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। तो ये प्राचीनतम ओल्डेस्ट विचारधारा है वेस्टर्न फिलॉसफी की। इसका जो विकास है, इसका जो डेवलपमेंट है, सुकरात और उसके शिष्य प्लेटो ने किया था। किसने किया था? आदर्शवाद का जो विकास है किसने किया था? सुकरात और उसके शिष्य प्लेटो ने किया था। उसके पश्चात डेकार्टे, बर्कले, कांट, फिक्टे, हीगल आदि दार्शनिकों ने इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया। ये विचारधारा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, ये जो विचारधारा है यानी कि आदर्शवाद, ये ब्रह्मांड को ईश्वर के द्वारा निर्मित मानती है। ये कहती है, आदर्शवाद कहता है कि जो ब्रह्मांड है इसको ईश्वर ने क्रिएट किया है, इसको भगवान ने बनाया है। और ये मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यानी कि आदर्शवाद जो है वो भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानती है। ये ईश्वर को, किसको? ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। आदर्शवाद कहता है कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है और हमारी आत्मा जो है वो ईश्वर का ही एक अंश है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा की अनुभूति है, सेल्फ रियलाइजेशन है, अपने अंदर झांकना है, आत्मा की अनुभूति करना है, ठीक है। तो ये आपने समझा, इसकी अवधारणा को समझ लिया कि आदर्शवाद एक्चुअली है क्या। अब इसको और डीप में जाएंगे, इसके और डिटेल में समझेंगे। आदर्शवाद का प्रॉपर अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या है। देखिए, आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं। कहा जाता है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द आपका आइडिया हो गया, दूसरा शब्द इज्म हो गया, फिर बीच का एल कहाँ गया? बीच में जो एल है, एल अक्षर उच्चारण के सौंदर्य के लिए प्रयोग किया जाता है कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी थोड़ी सुंदरता बढ़ जाए, बोलने में अच्छा लगे, इसलिए एल बीच में इंक्रीज कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। इसीलिए इसको आइडियलिज्म बोलते हैं, अर्थात ये आइडियलिज्म हो जाता। आइडिया का अर्थ विचार होता है और इस्म का अर्थ वाद होता है। तो विचार और वाद जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? विचारवाद बन जाएगा। इसीलिए इसे विचारवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विचारवाद भी कहा जाता है। वर्तमान समय में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं। प्लेटो ने भी चिंतन, विचारों और तर्क आदि को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। डियर फ्रेंड, आदर्शवाद वो दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद वो दर्शन है, वो फिलॉसफी है जो मन की प्रकृति को ही वास्तविक मानता है। ये कहता है कि जो हमारी आत्मा है वो ईश्वर का ही एक अंश है और ईश्वर ही अंतिम सत्ता है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि जो बात सत्य या वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक या मानसिक है।
क्या, जो बात सत्य है, जो रियल है, वो अवश्य ही आध्यात्मिक या फिर मानसिक है। उनका ये भी विश्वास है कि भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का एक साकार रूप है। अतः आदर्शवादियों को मनवादी, मेटलिस्ट या अध्यात्मवादी, स्पिरिचुअलिस्ट कहना अधिक ठीक होगा। जैसा कि एडम्स कहते हैं, एडम्स के अनुसार आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। J.S. रॉस के अकॉर्डिंग कहा गया है, आदर्शवादी दर्शन के बहुत और अनेक रूप हैं। जो आदर्शवादी दर्शन है इसके बहुत रूप हैं, अनेक रूप हैं, परंतु सभी का आधारभूत तत्व यही है कि संसार की उत्पत्ति का कारण मन और आत्मा है। वास्तविक रूप मानसिक चरित्र का रूप है। वहीं पे हॉर्न कहते हैं, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन, आदर्शवादी जो शिक्षा दर्शन है वह मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का ही एक विवरण है। तो ये आपको परिभाषाएं याद करनी पड़ेंगी। आपका एडम्स के अनुसार, J.S. रॉस के अनुसार, हॉर्न के अनुसार छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। ऐसा नहीं कि बड़ी परिभाषा लिखने से ही ज्यादा नंबर मिलते हैं, नहीं, परिभाषा चाहे 4 शब्दों की हो, जिसने कही है उसका नाम ठीक लिखिए, परिभाषा आपकी सही होनी चाहिए, नंबर उतने ही मिलते हैं। आदर्शवाद के मूल तत्व क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ आइडियलिज्म समझते हैं। देखिए बहुत जगह बीएड सेकेंड ईयर में आपका ये आदर्शवाद प्रकृतिवाद मिलते हैं, कुछ जगह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में मिलते हैं, फर्स्ट ईयर में मिलते हैं। तो जहां भी आपका जैसा है आप पढ़ लीजिए, कंटेंट सेम रहता है। आदर्शवादी विचारधारा के स्वरूप को समझने के लिए इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा एवं मूल्य मीमांसा का विवेचन भी किया गया है। प्यारे दोस्तों, हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हमारे पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें 9628182649 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, जानकारी ले सकते हैं नोट्स की। अब इसको सबसे पहले तो हम आदर्शवाद की तत्व मीमांसा को समझते हैं। देखिए आदर्शवाद की तत्व मीमांसा क्या है। मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवादी विचारधारा विचार पर आधारित है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो आदर्शवादी विचारधारा है ये विचार पर आधारित है। पेन कॉपी लेके उसको लिखते चलिए, पॉइंट जो मेन पॉइंट्स है। आदर्शवादी विचारधारा विचार पर आधारित है। इसके अनुसार विचार ही सत्य है, भौतिक जगत असत्य है। यानी कि ये जो हमारा भौतिक जगत है ये असत्य है। आत्मा और आध्यात्मिक चिंतन को महत्व दिया गया है। किसको? आत्मा को। अध्यात्म की बात इसमें बहुत की गई है, इसी को इंपॉर्टेंस भी दिया गया है। प्लेटो ने कहा संसार भौतिकता में नहीं बल्कि विचारों में है। प्लेटो मन एवं तर्क को प्रमुख मानता है। डेकार्टे ने भी मन को ही प्रमुख माना है। आदर्शवाद की जो ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा में क्या कहा गया है? आदर्शवाद एक ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। सुकरात के दर्शन में बुद्धिवाद देखने को मिलता है। सुकरात के अनुसार वास्तविक ज्ञान अवधारणाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? सुकरात कहते हैं कि जो रियल नॉलेज है, जो वास्तविक ज्ञान है, जो फैक्ट है, वो अवधारणाओं के माध्यम से ही प्राप्त होता है। प्लेटो ने सुकरात की आत्मनिष्ठ यानी कि सब्जेक्टिव अवधारणाओं को वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव अवधारणाओं में परिवर्तित करके विचारों की संज्ञा दी। प्लेटो ने ज्ञान को 3 रूपों में बांटा है। एक तो इंद्रिय जन्य ज्ञान, दूसरा सम्मति जन्य ज्ञान और तीसरा है चिंतन जन्य ज्ञान। बर्कले सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा को मानते थे। क्या? जो बर्कले हैं वो सत्य ज्ञान की प्राप्ति का जो आधार है वो आत्मा को मानते थे। कांट ने आत्मा के स्थान पर तर्कणा बुद्धि को ज्ञान का आधार माना है। तो ये हम समझ रहे थे आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा क्या होती है। आगे बात करेंगे आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा की। देखिए आदर्शवाद के अनुसार जीवन के अंतिम मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम माने गए हैं। आदर्शवाद के अनुसार जीवन के जो अंतिम मूल्य है वो क्या माने गए हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन जीना बहुत आवश्यक है। नैतिक जीवन जीने के लिए मनुष्य में 4 सद्गुण होने चाहिए। एक तो संयम होना चाहिए आपके अंदर, आप धैर्यवान होने चाहिए, ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए और न्याय होना भी बहुत आवश्यक है। यदि मनुष्य इन सद्गुणों को प्राप्त कर लेता है तो वह सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति कर अंतिम उद्देश्य यानी कि आत्मानुभूति, जिसको क्या कहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहा जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा आदर्शवाद है इसके मूल तत्व क्या हैं उनको हमने समझ लिया। हमने आदर्शवाद की तत्व मीमांसा को समझा, ज्ञान मीमांसा को समझ लिया। ज्ञान मीमांसा, आदर्शवाद जो है वो एक ज्ञान मीमांसा का ही दर्शन है और इसकी जो मूल्य मीमांसा है उसको समझ लिया। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद के जो आधारभूत सिद्धांत हैं इनकी बात करते हैं। देखिए
आध्यात्मिक जगत को इसमें बहुत महत्व दिया गया है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था। आदर्शवादियों ने आध्यात्मिक जगत को भौतिक और प्राकृतिक जगत की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया है। और इन्होंने अंतिम उद्देश्य क्या बताया है? अंतिम उद्देश्य आत्मा की अनुभूति बताई है। क्या बताया है? आत्मा की अनुभूति का स्वरूप भी आध्यात्मिक है। और इन्होंने भौतिक जगत को क्या कहा है? मिथ्या है, झूठा है। मानव व्यक्तित्व में विश्वास, फेथ इन ह्यूमन पर्सनैलिटी। आदर्शवादी मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं कि जो ईश्वर है ना, जो मनुष्य है ये ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है, सबसे ग्रेट क्रिएशन है। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा नैतिक आदर्शों और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा अन्य जीवों से अपने आप को अलग कर लेता है। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित और विज्ञान जो सच्चे अर्थों में मानव संबंधी शास्त्र हैं, युग युगांतर से चले आते हुए मनुष्य के नैतिक बौद्धिक क्रियाकलापों के परिणाम ही हैं। तो हमें मानव व्यक्तित्व में विश्वास रखना चाहिए जो कि ईश्वर की सबसे ग्रेट रचना है। और मनुष्य के अंदर जो बुद्धिवाद है, जो बुद्धि है, जो दिमाग है, यही उसको बाकी जीवों से अलग करती है। अनेकता में एकता की अगर बात करें तो आदर्शवाद अनेकता में एकता के सिद्धांत को मानता है। उनके अनुसार समस्त प्रकृति में एक ही चेतन तत्व विद्यमान है। इस चेतन तत्व को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। क्या? उनके अनुसार समस्त प्रकृति में एक ही चेतन तत्व विद्यमान है। इस चेतन तत्व को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं। संपूर्ण विश्व एक केंद्र शक्ति से संचालित होता है। क्या? ये कहते हैं कि पूरा विश्व का जो एक ही सेंटर है, एक केंद्र शक्ति से संचालित होता है पूरा विश्व और क्रियाशील है उसी के द्वारा। यही तत्व समस्त प्राणियों को विविधता के बावजूद एकत्व के सूत्र में बांधता है। फ्रोबेल का स्टेटमेंट है, इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है, यही एकता परमात्मा है। नेक्स्ट वन इस आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास किया गया है। आदर्शवाद जो है वो आध्यात्मिक मूल्य यानी कि सत्यम, शिवम और सुंदरम को शाश्वत एवं सर्वव्यापी मानते हैं। उनके अनुसार जीवन का जो परम लक्ष्य है वो इन आध्यात्मिक मूल्यों की आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना है। तभी ईश्वर की प्राप्ति भी संभव है। जब हम ये जो आध्यात्मिक मूल्य हैं हमारे सत्यम, शिवम, सुंदरम, इनको शाश्वत एवं सर्वव्यापी माना गया है। जब हम इनको प्राप्त कर लेते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तभी ईश्वर की प्राप्ति भी संभव है। इन तीनों आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति में मानव के मन की तीनों क्रियाएं, ज्ञान, अनुभव और इच्छा भी इसमें शामिल होती है। यहाँ पे जे.एस. रॉस का एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है, आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम, शिवम और सुंदरम निरपेक्ष गुण है जिनमें से प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण उपस्थित है और वो अपने आप में ही पूर्णतया वांछनीय भी है। अगला सिद्धांत हमारा कहता है नियामक और सामाजिक विज्ञानों पर बल दिया गया है। आदर्शवादियों ने नियामक और सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। नियामक विज्ञान के अंतर्गत आपका तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र आदि आते हैं। ये आपका नियामक विज्ञान के अंतर्गत आता है। इनका संबंध मानव जीवन के मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों से होता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान इत्यादि विषय भी इसमें सम्मिलित हैं। आदर्शवादी इन्हीं के आधार पर अपने सिद्धांतों की व्याख्या भी करते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि जो हमारा आदर्शवाद है उसके आधारभूत जो सिद्धांत हैं वो क्या है। नंबर 1 तो आध्यात्मिक जगत को महत्व दिया गया है। मानव के व्यक्तित्व में विश्वास, अनेकता में एकता और आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास, नियामक और सामाजिक विज्ञानों पर बल दिया गया है। अगली बात हम करते हैं, आदर्शवाद और शिक्षा क्या है। आदर्शवाद दार्शनिक चिंतन की प्राचीनतम विचारधारा है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त कर पाता है। क्या? आदर्शवादी कहते हैं कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों की प्राप्ति कर सकता है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के 2 रूप हैं। कौन कौन से? एक तो आपका भौतिक हो गया, दूसरा आध्यात्मिक हो गया। शिक्षा का भौतिक उद्देश्य शरीर की रक्षा करना है। क्या? शिक्षा का भौतिक उद्देश्य क्या है? शरीर की रक्षा करना। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी पर उसका जीवन निर्भर करता है। इसी की सहायता से वो अपने भौतिक वातावरण को अपनी इच्छा के अनुसार और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
अधिक उपयुक्त भी बना लेता है। वहीं पर अगर बात करें आध्यात्मिक गुण की, तो मनुष्य को पशु से अलग करते हैं। जो आध्यात्मिक गुण हैं यही मनुष्य को पशु से अलग करते हैं। मनुष्य ही वो जीव है जो भगवान को याद करता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, आराधना करता है। जी, बाकी पशु तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो यही आध्यात्मिक गुण है जो मनुष्य को अन्य जीवों से अलग करते हैं। मनुष्य ही वो जीव है जो भक्ति कर सकता है। शिक्षा साध्य न होकर के सिर्फ एक साधन मात्र है जिसके द्वारा आदर्श नागरिकों का निर्माण संभव है। हार्न के शब्दों में अगर बात करें तो साध्यों का साध्य, लक्ष्यों का लक्ष्य, आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति, समाज और प्रजाति के लिए निरपेक्ष प्रत्यय का बढ़ता हुआ एक साक्षात्कार है। तो इस तरीके से हमने समझा आदर्शवाद और शिक्षा में क्या संबंध है। आदर्शवाद के अनुसार बच्चे का, बालक का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, इन्होंने किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर बल दिया है, समझिए। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम मानव के विचारों और आदर्शों एवं अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा हो? मानव के विचारों पर आधारित हो, आदर्शों पर आधारित हो, अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम मानव जाति की संचित अनुभवों का प्रतीक होना चाहिए। इसके लिए सामाजिक एवं भौतिक परिवेश दोनों उपयोगी हैं। व्यक्ति भौतिक परिवेश का ज्ञान भौतिक विज्ञानों से और सामाजिक परिवेश का ज्ञान सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त करता है, इसीलिए इन दोनों को इंपॉर्टेंट माना गया है। आदर्शवादियों के अनुसार बालक के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक तीनों ही पक्षों का विकास करने के लिए तीनों पक्षों का पाठ्यक्रम में सम्मिलित भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन पॉइंट है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए। विभिन्न आदर्शवादियों ने अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों को अपनाया है जो इस प्रकार है। पहली अगर हम बात करें आगमन एवं निगमन विधि, जिसको डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड कहते हैं। अरस्तु ने इस विधि द्वारा शिक्षा दिए जाने पर बल दिया है। अरस्तु कहते हैं बालक को आगमन एवं निगमन विधि से शिक्षा दीजिए। आगमन जो विधि है इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। क्या? सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। और जो निगमन विधि है इसमें विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर विधि जो है ये सुकरात ने दी है। संवाद विधि प्लेटो के द्वारा दी गई है। तर्क विधि हीगल ने दी है। निर्देश विधि हर्बर्ट के द्वारा दी गई है। हर्बर्ट कहते हैं बच्चों को निर्देश के माध्यम से सिखाइए। खेल विधि फ्रोबेल ने दी है। अभ्यास और आवृत्ति विधि जो है ये पेस्टोलॉजी ने दी है। तो अलग अलग जो दार्शनिक हैं उन्होंने अपने अलग अलग टीचिंग मेथड दिए हैं। आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया में आत्मक्रिया और अनुकरण पर बल देते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार आत्मक्रिया द्वारा ही विकास संभव हो पाया है। आदर्शवादी अनुकरण को शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। किसको? अनुकरण को। अनुकरण मतलब इमिटेशन, यानी कि नकल करना। जब बालक किसी की का अनुकरण करता है, किसी को अनुकरण का मतलब उसकी नकल करता है। उनका विचार है कि अपरिपक्व बालक अपने से बड़ों और साथियों के व्यवहार का अनुकरण करके, आपके घर में जो छोटे होते हैं वो आपकी नकल करते हैं। जैसा आप करते हैं वैसा ही वो भी करते हैं। जैसे ही आपके मूल्य आदर्श विचार होते हैं, जाहिर सी बात है उनके अंदर भी थोड़ा बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो क्योंकि जो छोटे होते हैं ना वो हमारी नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं, हमारा सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। परंतु और हम भी समाज का अनुकरण करते हैं और उसी तरीके से हम भी बन जाते हैं जैसा हमारा समाज होता है। परंतु वह इनका अनुकरण बंदर के समान नहीं करता, अपनी चेतन शक्ति के प्रयोग से करता है। बंदर का मतलब ये है कि अगर आप बंदर जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी जिसमें एक टोपी बेचने वाला, उसकी सारी टोपियां बंदर ले जाते हैं, फिर वो एक टोपी उठाता है, फेंकता है, सारे बंदर वो टोपियां नीचे फेंक देते हैं। ऐसी नकल मनुष्य नहीं करता, वो अपनी चेतन शक्ति से करता है। चेतन शक्ति के प्रयोग से बालक अनुकरण द्वारा विभिन्न गुणों को ग्रहण करके शिवम से समन्वय स्थापित करने में समर्थ हो पाता है। तो इस तरीके से हमने समझा आदर्शवाद के अनुसार कौन सी शिक्षण विधियां होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी आपके एग्जाम के लिए इतना एनफ रहेगा, इससे बाहर नहीं पूछता किसी भी एग्जाम में इन वाद से रिलेटेड। देखिए आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक का क्या स्थान है, आदर्शवाद शिक्षक को क्या मानता है। आदर्शवाद शिक्षक को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस देता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। फ्रोबेल का स्टेटमेंट है, विद्यालय एक बाग है, छात्र एक कोमल पौधा है और शिक्षक उसका कुशल माली है। आदर्शवादी दार्शनिकों ने शिक्षक के अनेक गुणों और योग्यताओं का विवेचन इस प्रकार किया है। शिक्षक बालक के लिए सत्ता का साकार रूप होता है। शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षक को अपनी व्यावसायिक कला में दक्ष होना चाहिए। शिक्षक को अपने छात्रों का मित्र,
हितैषी और दार्शनिक होना चाहिए। शिक्षक को जीवन की कला में निपुण होना चाहिए, शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए और शिक्षक में छात्रों में रुचि विकसित करने की भी क्षमता होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं तो छात्रों में इंटरेस्ट जगाना आपका काम है। ठीक है, शिक्षक को निरंतर अध्ययन भी करते रहना चाहिए क्योंकि जो टीचर होता है वो जीवन भर सीखने सिखाने का ही काम करता है। आदर्शवाद के अनुसार बालक का क्या स्थान है, इसको समझते हैं। प्रकृतिवादियों के समान आदर्शवादी शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं मानते हैं। प्रकृतिवादियों के समान जो आदर्शवादी हैं वो शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं मानते हैं। आदर्शवादी शिक्षा में आदर्शों या विचारों को केंद्रीय स्थान देते हैं। उनके अनुसार आदर्शों और विचारों को, यानी कि वहां पे सेंटर में किसको रखा जाता है, आदर्शों को, विचारों को। उनके अनुसार शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है बालक में उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए सूझबूझ का विकास करना। वे पाठ्यक्रम का निर्माण भी आदर्शों के आधार पर करते हैं। बालक को इन आदर्शों को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार आदर्शवादी शिक्षा योजना में आदर्शों या विचारों को प्रमुख स्थान और बालक को गौण स्थान दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि आदर्शवाद के अनुसार बालक का क्या स्थान है। अब हम समझते हैं आदर्शवाद और अनुशासन को। आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए। आदर्शवादियों का ऐसा विश्वास है, ऐसा उनका मानना है कि बालक का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वो अनुशासन में रहे। अनुशासन में रहकर भी वह आत्मानुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन या आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर सकता है। यह आदर्शवादी कठोर अनुशासन के पक्ष में नहीं है। ये कहते हैं बालक पर कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। फ्रोबेल का कथन है बालक की रुचि का ज्ञान प्राप्त करके बालक का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, किस तरफ है, उसका ज्ञान आप प्राप्त कीजिए, जानिए उसको, और प्रेम और सहानुभूति प्रकट करके उन पर नियंत्रण भी रखा जाना चाहिए। उनके अनुसार अनुशासन का अर्थ है नम्रता, शिष्टता, अधीनता और आज्ञाकारिता के नैतिक मूल्यों का विकास करना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा कि आदर्शवाद और अनुशासन क्या है। तो ये हमने पूरी तरीके से आदर्शवाद को कंप्लीट कर लिया। आदर्शवाद के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, दूसरा हमारा आता है प्रकृतिवाद क्या है, नेचुरलिज्म क्या है। देखिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए एनएफ कंटेंट है यहाँ पे, इतना आपके लिए आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, चारों वाद आपके लिए एनएफ रहेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको बाहर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको कॉपी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, समझते हैं प्रकृतिवाद को क्या है। नेचुरलिज्म, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरलिज्म कहते हैं। प्रकृतिवाद पाश्चात्य दर्शन, वही वेस्टर्न फिलॉसफी की ये भी एक प्राचीनतम विचारधारा है। प्रकृतिवाद अपने शुद्ध रूप में वैज्ञानिक विचारधारा पर केंद्रित है। जो हम अभी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे अभी हम, आदर्शवाद पढ़ रहे थे। आदर्शवाद अध्यात्म की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। प्रकृतिवाद जो है ये वैज्ञानिक विचारधारा पर केंद्रित है। यह विचारधारा केवल भौतिक ब्रह्मांड में आस्था रखती है, जबकि जो आदर्शवाद है वो आध्यात्मिक की तरफ ज्यादा झुकता है, वो अध्यात्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। वो भौतिक चीजों को, भौतिक ब्रह्मांड में आस्था नहीं रखता, उसको नहीं मानता है। लेकिन प्रकृतिवाद भौतिक ब्रह्मांड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। ये प्रकृति को सर्वोत्तम सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। यह अध्यात्म को किसी भी प्रकार कोई महत्व नहीं देता, जबकि आदर्शवाद क्या करता है, ये अध्यात्म को ही सब कुछ मानता है ना। लेकिन प्रकृतिवाद अध्यात्म को किसी प्रकार कोई महत्व नहीं देता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवाद प्रकृति को मूल तत्व मानता है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से जन्म लेती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादी कहते हैं कि हर एक चीज ने प्रकृति से ही जन्म लिया है और फिर एक दिन उसी में विलीन हो जानी है। प्रकृतिवादी जो है वो इंद्रियों की अनुभूति ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रकृतिवाद के अनुसार प्राकृतिक पदार्थ एवं क्रियाएं ही सत्य हैं। ठीक है, ये हमने इसकी अवधारणा समझ ली। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी बुक में, बेस्ट से बेस्ट बुक में, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन हम इसको बहुत अच्छे तरीके से वेल राइट करते हैं ताकि आप प्रॉपर समझ पाएं। प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है। देखिए, प्रकृतिवाद शब्द में प्रकृति शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। एक तो यहाँ पे भौतिक प्रकृति है, दूसरी यहाँ पे मानव प्रकृति है। ठीक है, भौतिक प्रकृति को दर्शन शास्त्र के प्रकृतिवादी सिद्धांत में सह वस्तु यानी कि रियलिटी माना गया है।
मानव प्रकृति की व्याख्या मनोविज्ञान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद के प्रभाव में प्रकृति से अधिकतर तात्पर्य मानव प्रकृति से ही है। प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृति को ही संपूर्ण सदवस्तु मानता है और रियलिटी मानता है। इस प्रकार प्रकृतिवाद विज्ञान में आस्था रखता है। प्रकृतिवाद किस में आस्था रखता है? विज्ञान में ज्यादा आस्था रखता है, क्योंकि विज्ञान के सहारे ही हम क्या कर सकते हैं? प्रकृति के रहस्यों का पता लगा सकते हैं। इसीलिए प्रकृतिवादी जो है वो विज्ञान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि विज्ञान ही वो साधन है जिसके माध्यम से हम प्रकृति के बीच जो रहस्य है वो पता लगा सकते हैं, प्रकृति में जो रहस्य छिपे हुए हैं। प्रकृति ही समस्त विश्व की रचनाकार और पालनहार है। प्रकृति ही नियम है और वही नियंता भी। प्रकृति ही साधन है, वही साध्य भी। प्रकृति ही आदि है और प्रकृति ही अंत भी। थॉमस और लैंग के अनुसार क्या कहा गया है? प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। ब्राइस कहते हैं कि प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। क्या? प्रकृतिवाद की विशेषता क्या है? अध्यात्म का बहिष्कार करना। क्यों? क्योंकि ये अध्यात्मवाद को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता, उसको कुछ मानता नहीं है, तो सिर्फ भौतिक ब्रह्मांड को मानता है, इसीलिए। ठीक है, यही इसकी विशेषता है, ब्राइस ने कहा है। तो ये हमने प्रकृतिवाद को समझ लिया। प्रकृतिवादी दर्शन की बात करते हैं। देखिए, प्रकृतिवाद के दार्शनिक स्वरूप को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत जान सकते हैं। पहली बात तो प्रकृतिवाद की जो तत्व मीमांसा है, इसमें किस प्रकार का वर्णन किया गया है समझिए। प्रकृतिवाद की तत्व मीमांसा का हम निम्न प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। नंबर एक तो पदार्थ ही जो तत्व मीमांसा है, इसमें क्या कहा गया है कि पदार्थ ही जगत का आधार है, प्रकृति ही सब कुछ है, इसके परे कुछ भी नहीं है, यहीं से जीव उत्पन्न होता है, इसी में विलीन हो जाता है। हर एक चीज मनुष्य की प्रकृति से उत्पन्न होती है, एक दिन प्रकृति में ही नष्ट हो जानी है। इसीलिए कहा गया है इससे बाहर कुछ भी नहीं है। प्रकृति आत्मा को पदार्थ का ही अंग मानते हैं। प्रकृतिवाद आध्यात्मिकता के बिल्कुल विपरीत है, ये भौतिक ब्रह्मांड में ज्यादा आस्था रखता है। संपूर्ण सृष्टि में नियम विद्यमान है, सब कुछ जो हो रहा है उसका एक नियम निर्धारित है, नियम के अनुसार ही होता है। ये नियम प्रकृति के स्वयं के नियम है। मनुष्य भी प्रकृति का ही क्या है? एक अंग है। ठीक है, जैसा कि आपके आदर्शवाद में कहा गया हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो मनुष्य है वो प्रकृति का अंग है। आगे बढ़ते हैं, प्रकृतिवाद की जो ज्ञान मीमांसा उस पर प्रकाश डालते हैं। प्रकृति का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा में क्या कहा गया है कि नेचर का नॉलेज ही वास्तविक ज्ञान है। प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। प्राकृतिक ज्ञान प्राप्ति का साधन इंद्रियां हैं। प्रकृतिवादी ज्ञान प्राप्ति के लिए निरीक्षण, वैज्ञानिक विधि या आगमन विधि को महत्वपूर्ण मानते हैं, सत्य को अनुभव से प्राप्त करने के समर्थक हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रकृतिवाद की मूल्य मीमांसा की बात करेंगे। प्रकृतिवादियों के अनुसार मूल्य प्रकृति में ही विद्यमान है, समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों को ये स्वीकार नहीं करते। किसको स्वीकार करते हैं? जो मूल्य प्रकृति में विद्यमान हैं। ठीक है, जिनको समाज ने बनाया है उनको ये एक्सेप्ट नहीं करते। प्रकृतिवादियों ने सुख को सर्वोच्च स्थान दिया है। ये वाद कोई आध्यात्मिक और नैतिक बंधन स्वीकार नहीं करता। अध्यात्म का तो ये बहिष्कार करता है। मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। अब हमने क्या समझा? हमने प्रकृतिवादी जो दर्शन था उसको समझ लिया। आगे बात करेंगे प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत क्या है। देखिए, प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर एक तो इनका सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? ये कहता है कि भौतिक संसार ही सत्य है, ब्रह्मांड की रचना एक प्राकृतिक क्रिया है और मनुष्य जो है वो संसार की सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रकृति अंतिम सत्ता या वास्तविकता है, इस सृष्टि का निर्माण वस्तु या तत्व से हुआ है। ऐसा ये मानते हैं, ये इनके मूल सिद्धांत हैं। प्रकृतिवाद में धर्म और ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। मानव की मूल प्रवृत्ति पशुओं के समान होती है। प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते। संसार का कर्ता या कारण दोनों स्वयं प्रकृति है। ठीक है, प्रकृतिवाद का दृष्टिकोण पूर्णतः भौतिकवादी है। तो आपने क्या समझा? आपने प्रकृतिवाद के जो मूल सिद्धांत हैं उनकी बात कर ली। अब हम बात करेंगे प्रकृतिवाद और शिक्षा या प्रकृतिवादी शिक्षा की क्या विशेषता है, देखिएगा, समझिए।
प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा क्या है या फिर प्रकृतिवादी शिक्षा क्या है, समझिए एक ही बात है। प्रकृतिवाद शिक्षा के क्षेत्र में उन सभी उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों अर्थात ऐसी पूरी शिक्षा प्रक्रिया के विरुद्ध है जो बालक के स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास में बाधक बनती है। ठीक है, शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। इस विचार की ओर प्रकृतिवाद ने ही सबका ध्यान आकर्षित किया है। प्रकृतिवाद की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि एक तो इसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया है, प्रकृति का अनुसरण करने पर जोर दिया गया है, पुस्तकीय ज्ञान का भरपूर विरोध किया गया है, निषेधात्मक शिक्षा पर जोर दिया गया है, इंद्रिय प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल दिया गया है, बालक की स्वतंत्रता पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए, सह शिक्षा पर बल होना चाहिए, न्याय, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व भावना का विकास होना चाहिए। अब इनको एक एक करके समझते हैं, देखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा, प्रकृतिवादी शिक्षा में बाल केंद्रित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉन एडम्स ने किया। इसमें शिक्षक पाठ्यक्रम और परीक्षा के स्थान पर बालक को शिक्षा का केंद्र माना जाता है कि बालक को सेंटर में रख करके शिक्षा दीजिए। पुस्तकीय ज्ञान का भरपूर विरोध किया गया है। प्रकृतिवादी पुस्तकीय शिक्षा को अनावश्यक मानते हैं। ये कहते हैं कि किताबी नॉलेज बेकार होता है। उनका मत है कि इस काल की सब शिक्षा का आधार करके सीखने पर बच्चों को जोर होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस होना चाहिए, निरीक्षण और अनुभव के माध्यम से बच्चों को सिखाइए। निषेधात्मक शिक्षा की बात कही गई है। निषेधात्मक शिक्षा के अंतर्गत सत्य की शिक्षा न देकर के असत्य से बचाने की शिक्षा दी जाती है। इसका मतलब यह है कि आप सत्य की शिक्षा मत दीजिए, आप बच्चे को शिक्षा दीजिए कि असत्य से बचा कैसे जाए। जब आप बच्चे को असत्य से बचने की रास्ता बताएंगे तो वो तो सत्य को तो स्वीकार कर ही लेगा, सत्य को तो बचा ही लेगा, है ना। और गुणों की शिक्षा से महत्वपूर्ण माना जाता है अवगुणों से बचाना। आप बच्चे को गुणवान मत बनाइए, सिर्फ उसको अवगुणों से कैसे बचा जाए उसकी शिक्षा दीजिए। अवगुणों से दूर रखिए तो अपने आप उसके अंदर क्वालिटीज डेवलप हो जाएंगी। बालक की स्वतंत्रता, बालक की शिक्षा में हस्तक्षेप न करके उसको स्वतंत्रता देकर के शिक्षा ग्रहण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। कहते हैं कि बालक जो भी सीख रहा है, जो भी कर रहा है, उसमें इंटरफेयर ना करें, बच्चा खुद सीख जाएगा। इसी कारण प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक को विद्यालय, कक्षालय, शिक्षक, पुस्तक, शिक्षण विधियों आदि के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सह शिक्षा पर बल दिया गया है। बालक बालिकाओं को अलग अलग शिक्षा देने से उनमें विभेदीकरण की भावना उत्पन्न हो जाती है। जो कमजोर बालक होते हैं, ठीक है, वो अपने उनके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जो काम भावना को उद्दीप्त करके उसे और तीव्र बनाती है, तब बालक और बालिकाओं की शिक्षा एक साथ होनी चाहिए। अगर आप अलग अलग शिक्षा देंगे तो उनमें भेद उत्पन्न होगा। तो ये हम समझ रहे थे हमारी जो प्रकृतिवादी शिक्षा है उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम की। देखिएगा, प्रकृतिवादी बालक को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। प्रकृतिवादी क्या मानते हैं? बालक को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। वे कहते हैं कि पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताएं पूरी कर सके। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का संगठन अपने ही ढंग से करते हैं। जो प्रकृतिवादी हैं वो पाठ्यक्रम का संगठन अपने हिसाब से करते हैं और मानते हैं कि बालक की प्रकृति, नैसर्गिक रुचि, योग्यता, अनुभव और स्वाभाविक क्रियाओं के आधार पर ही पाठ्यक्रम का संगठन होना भी चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के संबंध में प्रकृतिवादी विचारधारा इस प्रकार है। देखिए, नंबर 1 तो पाठ्यक्रम निर्माण का आधार बालक को, जो भी पाठ्यक्रम क्रिएट किया जाए बालक को ध्यान में रख करके उसका आधार बालक होना चाहिए। बालक की आवश्यकता, बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता आदि सब कुछ ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम क्रिएट किया जाए। पाठ्यक्रम में विज्ञान विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। विज्ञान से संबंधित, साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनको इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए, उनको इंक्लूड किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम व्यवहारिक और जीवन उपयोगी होना चाहिए। पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होना चाहिए। तो ये सारे जो हमारा प्रकृतिवाद के अनुसार क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए वो हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे जो प्रकृतिवादी दर्शन है उसके अनुसार शिक्षण विद्या क्या होना चाहिए। देखिए, प्रकृतिवादी बालक को ही समस्त शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु मानते हैं। क्या मानते हैं? जो प्रकृतिवादी हैं ये बालक को ही समस्त शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु मानते हैं। शिक्षण विधियां प्रकृतिवादियों की शिक्षा के लिए सबसे बड़ी देन है। रूसो का नारा है कि प्रकृति का अध्ययन करो और उसी पथ का अनुसरण करो जिसकी ओर वह संकेत करती है। तो प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षण विधि की कुंजी प्रकृति है, ना कि वातावरण। क्या? शिक्षण विधि
की कुंजी क्या है? प्रकृति है। प्रकृति से सीखने पर बल दिया गया है, ना कि वातावरण। रूसो तत्कालीन पुस्तकीय शिक्षण प्रणाली और रटने की विधि का घोर विरोधी था। इसमें भी शिक्षण प्रणाली का जो है, इसमें शिक्षण प्रणाली का जो है कि क्या कह सकते हैं, उसका विरोध किया गया है, पुस्तकीय शिक्षण प्रणाली का। ठीक है, रटने पर जोर, क्या कहा गया है? रटने की विधि का घोर विरोध किया गया है, यानी कि बच्चे को रट्टू तोता ना बनाएं, रोट लर्निंग का पूरा विरोध किया गया है। इस प्रकार प्रकृतिवाद ने जिन नई शिक्षण विधियों को जन्म दिया उनमें से कुछ प्रमुख हैं, इनको हम जानते हैं। नंबर 1 तो इन्होंने कहा बालक को करके सीखने पर बल दीजिए, लर्निंग बाय डूइंग। बालक अनुभव द्वारा सीखेगा, बालक खेल खेल में सीखेगा, ह्यूरिस्टिक पद्धति के माध्यम से, मॉन्टेसरी पद्धति के माध्यम से, निरीक्षण पद्धति के माध्यम से और प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से बच्चों को सीखने पर बल दिया गया है हमारे प्रकृतिवाद में। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक का क्या स्थान है, समझिए। नंबर 1 तो रॉस के अनुसार यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वो पर्दे के पीछे है। वो बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला है, ना कि इसको सूचनाओं, विचारों, आदर्शों और इच्छा शक्ति को देने वाला या इसके चरित्र का निर्माण करने वाला है। ये रॉस कहते हैं कि जो टीचर है ना, वो पर्दे के पीछे उसका स्थान है। वो बच्चों पर इंफॉर्मेशन को लादना नहीं है, ठीक है, अपने आदर्शों, अपने विचारों को लादना नहीं है, ठीक है। प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय में शिक्षक का स्थान शासक का नहीं बल्कि मित्र और साथी का है। टीचर शासक नहीं है, वो क्या है? मित्र है बच्चों का, उनका साथी है। उसे बालक के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, उसे केवल उनका निरीक्षण करना चाहिए और उन्हें सूचना देना, उनके मस्तिष्क में विचार भरने या उनके चरित्र को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रकृतिवाद में कहा गया है। इस प्रकार प्रकृतिवाद आत्मशिक्षा यानी कि सेल्फ एजुकेशन का समर्थन करता है। टीचर को प्रकृतिवाद ने गौण स्थान प्रदान किया है, ना कि प्रमुख, ठीक है, सेकेंडरी प्लेस। प्रकृतिवाद में प्रकृति को ही बालक का वास्तविक शिक्षक माना गया है। किसको? प्रकृति को, नेचर को क्या माना गया है? बालक का वास्तविक टीचर, बेस्ट टीचर फॉर द स्टूडेंट्स, नेचर को माना गया है। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक का क्या स्थान है, इसको समझते हैं। देखिएगा, प्रकृतिवाद के बनाए हुए शिक्षा के चित्र में बालक सबसे आगे होता है। शिक्षक, विद्यालय, पुस्तकें, पाठ्यक्रम आदि सब पृष्ठभूमि में होते हैं। विद्यार्थी को ही शिक्षा का केंद्र माना जा गया है। उनके अनुसार बालक शिक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा बालक के लिए है। प्रकृतिवादी बच्चे की प्रकृति, उसकी मूल प्रवृत्तियों, रुचि, रुझान, योग्यताओं और आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखते हैं और बालक को वही सिखाते हैं जिसके वो योग्य हैं और जिसके सीखने में वो रुचि दिखाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रकृतिवाद के अनुसार बालक क्या है वो हमने समझा। अब हम बात करेंगे प्रकृतिवाद के अनुसार अनुशासन क्या है। देखिए, प्रकृतिवाद में अनुशासन के लिए ये कहा गया है कि बालक जो है वो प्रकृति के अनुसार खुद सीख जाएगा, आप मत सिखाइए, वो खुद अनुशासन सीख जाएगा। कैसे? रूसो कहते हैं बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता ना कि शक्ति सबसे बड़ी चीज है। स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है, शक्ति नहीं। वे प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन पर बल देते हैं। प्रकृतिवादी प्राकृतिक परिणामों से अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं। स्पेंसर लिखते हैं, जब कोई बालक गिर जाता है अथवा मेज से सिर टकरा जाता है तो उसे कष्ट अनुभव होता है, जिसकी याद उसे अधिक सावधान बनाती है और इस प्रकार के अनुभवों को दोहराने से वो अंत में अपनी गलतियों से उचित निर्देशन का अनुशासन प्राप्त करता है। यानी कि हम अगर बच्चे से कहें कि बेटा सही चलो, सीधे चलो, अन्यथा तुम दीवार में टकरा जाओगे, या ऐसे मत कूदो, टेबल पे गिर जाओगे, खोपड़ी में चोट लग जाएगी, ये प्रकृतिवादी कहते हैं कि ऐसा मत कहो बच्चों को, उनको कूदने दो, टेबल पे कूद रहे हैं तो जब गिरेंगे खोपड़ी फूटेगी तो अपने आप सीख जाएंगे। इसका मतलब ये है, प्रकृतिवादी कहते हैं कि उनको प्रकृति खुद सिखा देगी। जब शैतानी करेंगे, मेज पर कूदेंगे, गिरेंगे, खोपड़ी फूटेगी, हाथ पैर टूटेगा, तो वो खुद सीख जाएंगे। ऐसा इनका जो है सिद्धांत है, उद्देश्य है। इस प्रकार स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित सुख दुख का सिद्धांत के अनुसार बालक के बुरे कार्यों का दंड उसे प्रकृति द्वारा अवश्य ही मिलता है। उसे स्वयं दंड न देकर प्राकृतिक दंड के द्वारा अनुशासित होने दिया जाना चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय क्या है, इसको समझते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृति का प्रांगण ही बालक का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। रूसो विद्यालय के बंधन से बालक को मुक्त रखना चाहते थे।
रूसो जो थे वो विद्यालय के बंधन से बालक को मुक्त रखना चाहते थे। वो कहते थे बालक प्रकृति से सीखेगा, प्रकृति का प्रांगण ही बालक का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। वे विद्यालयों में बालकों द्वारा स्वशासन के समर्थक हैं। वे विद्यालय में सही शिक्षा, सह शिक्षा का समर्थन करते हैं। विद्यालय प्राकृतिक नियमों पर आधारित होने चाहिए। विद्यालय में समय विभाग लचीला होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने प्रकृतिवाद को भी बहुत अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो डिफरेंट, हमने आदर्शवाद को समझ लिया, हमने प्रकृतिवाद को समझ लिया। अब हम बात करेंगे प्रयोजनवाद की। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, इसकी अर्थ क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और इसके सिद्धांत क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, इनके अनुसार बालक का स्थान क्या है, अनुशासन क्या है, पूरी चीज, पूरी बात समझते हैं। देखिए, प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म एक आधुनिक, अभी तक हम यहाँ पे पढ़ रहे थे पाश्चात्य, अब हम पढ़ रहे हैं आधुनिक। पाश्चात्य का मतलब वेस्टर्न, आधुनिक का मतलब मॉडर्न, है ना। अमेरिकी जीवन दर्शन है। ये अमेरिकी राष्ट्र के जीवन और विचार का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? अमेरिका जो देश है उसके जीवन और विचार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रयोगवाद अथवा प्रयोजनवाद उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव चिंतन। प्रयोजनवादी वस्तुतः मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना स्थान केंद्रित रखते हैं। ये फलवादी और उपयोगी क्रियाओं को भी महत्व देता है, क्योंकि यह आसमान को कम, धरती को ज़्यादा महत्व देता है। जो हमारा ये जो हम पढ़ रहे हैं प्रयोजनवाद, ये किसको? आसमान को कम और धरती को ज़्यादा महत्व देता है। इनका कहना है कि देश काल की परिस्थितियों के अनुसार सत्य बदलते रहते हैं। ये कहते हैं जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है, समय बदलता है, उसी के अनुसार जो नियम हैं वो भी बदलते हैं, सत्य बदलते रहते हैं। प्रयोजनवादी वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्कर में नहीं पड़ते। ये न तो आत्मा को मानते हैं न परमात्मा को मानते हैं। इनके अनुसार मन यानी कि मस्तिष्क, हमारा माइंड का ही दूसरा नाम परमात्मा है। और मन जो है वो एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व मात्र है। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान को साध्य न मान करके मानव जीवन को सुखमय बनाने का साधन मानते हैं। प्रयोजनवाद का प्रॉपरली अर्थ क्या है समझिएगा। देखिए, प्रैग्मेटिज्म शब्द की उत्पत्ति पेरिनेशन ऑफ द वर्ड प्रैग्मेटिज्म यानी ग्रीक शब्द प्रैग्मेटिकोस से मानी जाती है। प्रैग्मेटिकोस शब्द जो है वो पैरामेटोस से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है अ थिंग डन यानी कि किया गया कार्य, अ बिजनेस डीड यानी कि कोई व्यवसाय, एन इफेक्टिव एक्शन यानी कि कोई प्रभावी कार्य। प्रैग्मेटिज्म की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द प्रैग्मेटिकस से भी मानी जाती है, जिसका अर्थ है व्यावहारिकता। फ्रेंच भाषा में प्रैग्मेटिक शब्द का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया जाता है। उपयुक्त शब्दों के अर्थों से स्पष्ट हो जाता है कि प्रैग्मेटिज्म का शाब्दिक अर्थ है व्यावहारिकता एवं उपयोगिता। प्रैग्मेटिज्म वो दर्शन है जिसके अनुसार सिद्धांतों की सत्यता का निर्णय वस्तुओं और तथ्यों के व्यवहारिक परिणामों के आधार पर होता है। प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद आदि न जाने कितने नामों से जाना जाता है। क्या? प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद कहा जाता है, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद भी कहते हैं। जेम्स वी प्लेट कहते हैं प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। विलियम जेम्स कहते हैं प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। ये सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप से यह वास्तविकता का भी सिद्धांत है। रॉस के अनुसार कहा गया है प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो ये मानता है कि क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और ये मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। ठीक है, तो ये ऐसी डेफिनेशंस प्रयोजनवाद को लेकर के जेम्स वी प्लेट, विलियम जेम्स और रॉस ने दी हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रयोजनवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है समझिएगा। प्रयोजनवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत व्यक्त कर सकते हैं। प्रयोजनवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं प्रयोजनवाद की तत्वमीमांसा को। प्रयोजनवाद की तत्वमीमांसा को हम निम्न प्रकार से हम इसका वर्णन कर सकते हैं। नंबर 1 तो ये कहते हैं कि संसार अनिश्चित है, ये बदलता रहता है। निश्चित नहीं, अनिश्चित है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। संसार में लगातार प्रक्रिया तथा परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, समयानुसार जो है बदलता रहता है। संसार अपूर्ण और अनियत है। संसार बहुतत्ववादी यानी प्लुरलिस्टिक, इसमें अनेक तत्व सम्मिलित हैं जिनका अपना एक अस्तित्व है। हमारे अनुभव का संसार ही सत्य है
मानव क्रियाओं पर इसमें जोर दिया गया है। यह किसी अंतिम सत्य को नहीं खोजते, प्रत्यक्ष ही इनके लिए सत्य है। आगे बढ़ेंगे, प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा पर फोकस करते हैं। देखिए, प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा के सिद्धांत इस प्रकार है। इसकी ज्ञान मीमांसा दो छोरों अनुभववाद और तर्कवाद के बीच में है। ज्ञान जो है वो अनुभव में निहित है। ज्ञान साध्य नहीं है, वरन जीवन को सुखमय बनाने का एक साधन है। ज्ञान की प्राप्ति सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने से स्वयं हो जाती है और कर्मेंद्रियां व ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान का आधार है। सत्य पूर्व निश्चित तथा शाश्वत नहीं मानते हैं। बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्धि के कारण ही इसकी दिशा का निर्धारण भी किया जाता है। ऐसा प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा में बताया गया है। प्रयोजनवाद की जो मूल्य मीमांसा है, इसमें क्या कहा गया है, हम प्रयोजनवाद के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन इस मूल्य मीमांसा के संदर्भ में निम्न प्रकार कर सकते हैं। कैसे? नंबर 1 तो इसमें सत्यता का रूप समय, आदर्श और स्थान के अनुरूप बदलता रहता है और ये अनिश्चित है, ऐसा बताया गया है। प्रयोजनवादी निश्चित मूल्यों और आदर्शों में विश्वास नहीं करते। ये कहते हैं कि मनुष्य जीवन में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, एक समय अंतराल के बाद बदलाव आ जाता है, इसलिए इसके आचरण को निश्चित नहीं किया जा सकता। कार्य ज्ञान के आधार पर किया जाए। आंखें बंद करके किसी सिद्धांत का अनुसरण नहीं करना चाहिए। यह समाज ही है जो मानव का विकास करता है, जैसे चैन प्रदान करता है, उसे एक सुख चैन कह सकते हैं देता है। तो इस तरीके से हमने इसके प्रयोजनवाद की जो मूल्य मीमांसा के सिद्धांत है उनको भी समझा, तो इसके दार्शनिक दृष्टिकोण को हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे प्रयोजनवाद के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं इसके। प्रयोजनवाद का मूल सिद्धांत क्या है? अनुभव ही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है। इन्होंने सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दिया है वो किसको दिया है? अनुभव को। क्या कहते हैं कि जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वही सब वस्तुओं की वास्तविक परीक्षा है और सत्य वह है जो अपने आप को उत्तम सिद्ध करते हैं। इनके आधार पर हम प्रयोजनवाद के सिद्धांतों को निम्न प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। नंबर 1 तो जो सिद्धांत काम करते हैं वही सत्य है। देखिए, प्रयोजनवाद ये मानते हैं कि आप किसी भी सिद्धांत पर आंखें बंद करके उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा। जो सिद्धांत प्रूव होता है, जो सिद्ध होता है, जो क्रियान्वयन में है, यानी कि जो व्यवहार में है, जिस पर काम है, मतलब जिस पर हम काम कर सकते हैं, जिसको अपने व्यवहार में ला सकते हैं, वही सत्य है। जो काम करते हैं वो सत्य हैं। ठीक है, मानव प्रयासों का अत्यधिक महत्व, इसमें ह्यूमन एफर्ट्स का ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। मानव से एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे सामाजिक कुशलता का गुण प्राप्त करना चाहिए। सत्य का आधार दर्शन अथवा तर्क नहीं है, बल्कि जीवनगत अनुभव है। मानव अपने वर्तमान और भविष्य का स्वयं सर्जक है। अपने भविष्य का निर्माण करता स्वयं है। मानव स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करता है। प्रथाओं और परंपराओं का विरोध और लचीले पर भी विश्वास है। तो इस तरीके से हमने समझा कि इसके क्या सिद्धांत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा क्या है? प्रैग्मेटिज्म एंड एजुकेशन की बात करते हैं। चाहे आपसे प्रयोजनवाद और शिक्षा में क्या संबंध है, या प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा क्या है, जैसे ही पूछ ले आप यही कंटेंट लिखेंगे उसमें। प्रयोजनवादी शिक्षा मनुष्यों में वे सब क्षमताएं उत्पन्न करती है जिनसे कि वो अपनी प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण से समायोजन कर सके। जो प्रयोजनवादी शिक्षा है वो मनुष्य में ऐसी क्षमताएं उत्पन्न करती है जिससे कि वो अपने प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से एडजस्टमेंट कर पाए और अपने अनुभवों के आधार पर उनमें परिवर्तन भी कर पाए। जॉन डीवी के अनुसार क्या कहा गया है? शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने वातावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयोजनवादी जो शिक्षा है उसके उद्देश्य क्या है समझते हैं। एम्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन, इसका उद्देश्य जो प्रयोजनवादी शिक्षा है इसका एक तो उद्देश्य है नवीन मूल्यों की रचना करना। प्रयोजनवादियों का निर्धारित लक्ष्यों, मूल्यों एवं आदर्शों में कोई विश्वास नहीं है। वे चाहते हैं कि बालक स्वयं अपने लिए मूल्यों और आदर्शों का निर्माण करे। इच्छाओं को पूर्ण करना, रॉस के शब्दों में अगर बात करें तो बालक की इच्छाओं को पूर्ण करना ही शिक्षा है, ना कि उसके आवेगों, रुचियों और योग्यताओं का कोई निर्धारण अथवा किसी निश्चित योजना की प्राप्ति की ओर ले जाना। तीसरा है हमारा गतिशील एवं लचीले मस्तिष्क का विकास। प्रयोजनवादी बालक की आवश्यकताओं, इच्छाओं, अभिप्रायों और रुचियों को महत्व देते हैं। क्या जो प्रयोजनवादी हैं वो ये समझते हैं कि आखिर बालक की नीड क्या है, उसकी आवश्यकताएं क्या है।
बालक की इच्छा क्या है, क्या उसका अभिप्राय है, क्या उसकी रुचि है, क्या उसकी योग्यता है, क्या उसकी क्षमता है, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। अतः इनको ठीक मार्ग पर ले जाना शिक्षा का काम है। छात्र का विकास। ब्रूबेकर ने लिखा है कि प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है पूरी तरीके से छात्र का विकास करना, या यूं कहें कि छात्र का सर्वांगीण विकास करना। गतिशील निर्देशन। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का गतिशील निर्देशन करना है। सामाजिक कुशलता। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक कुशलता। दूसरे शब्दों में बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की शक्तियों और क्षमताओं को इस प्रकार डेवलप करना है कि वो सामाजिक रूप से कुशल व्यक्ति हो जाए। सामाजिक व्यवहार, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, भाईचारा, सेवा आदि सामाजिक गुणों का विकास होना चाहिए, जिससे सामाजिक सजगता भी हो। ठीक है, तो ये इसके कुछ सिद्धांत हैं जिनको हमने समझा। ये प्रयोजनवादी शिक्षा के कुछ उद्देश्य थे। इनका उद्देश्य क्या है कि बालक में नए नए मूल्यों की रचना की जाए और इच्छाओं को पूर्ण करना, बालक की जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा किया जाए, और बालक की जो मस्तिष्क का विकास किया जाए, छात्र का सर्वांगीण विकास किया जाए, चाहे वो उसका शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, भावनात्मक हो। ठीक है, गतिशील निर्देशन दिया जाना चाहिए, सामाजिक कुशलता बच्चे के अंदर डेवलप करनी चाहिए। प्रयोजनवाद एवं पाठ्यक्रम की बात करेंगे। प्रयोजनवादियों ने पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। नंबर 1 तो उपयोगिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन विषयों का समावेश होना चाहिए जो बालक के वर्तमान एवं भावी जीवन के लिए उपयोगी हो तथा जीविकोपार्जन में भी सहायक हो। रुचि का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के विषयों के निर्धारण के लिए बालक के स्वभाव और रुचि का भी ध्यान रखना अनिवार्य है कि बालक का स्वभाव कैसा है, बालक का इंटरेस्ट कैसा है। भिन्न भिन्न स्तरों पर बालक की रुचियां एवं प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं, अतः विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। पाठ्यक्रम बालक की क्रियाओं पर आधारित होना चाहिए कि बालक की एक्टिविटीज कैसी हैं, उनकी क्रियाएं कैसी हैं, उसी पर आधारित उसका पाठ्यक्रम भी होना चाहिए। इसलिए पाठ्यक्रम में स्वतंत्र, अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और सामाजिक क्रियाओं का भी स्थान होना चाहिए। अनुभव का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार सीधा संबंध बालक के अनुभवों, भावी व्यवसायों और क्रियाओं से होना चाहिए। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत देखिएगा। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में विषयों के परंपरागत विभाजन की निंदा करते हैं कि जो विषय अलग अलग हैं ये उनकी निंदा करते हैं। जैसे साइंस अलग है ना, और आपकी अगर कहें तो भूगोल अलग है, सामाजिक विज्ञान अलग है, इतिहास अलग है ना, और पर्यावरण अलग है। तो इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, ये सब अलग अलग क्यों है? ये कहते हैं कि इनको इंटीग्रेट करो, एक साथ करो। प्रयोजनवादी बुद्धि की समग्रता और ज्ञान की अखंडता में विश्वास करते हैं कि बुद्धि समग्र जो है की है, और ज्ञान की अखंडता में विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि वास्तविक ज्ञान अखंड होना चाहिए। छात्र को अलग अलग पढ़ने के बजाय क्रिया संबंधित समस्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद लाभप्रद, लचीला, गतिशील और सुसंबद्ध पाठ्यक्रम चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि प्रयोजनवाद एवं पाठ्यक्रम क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रयोजनवाद जो है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण विद्या क्या होनी चाहिए, बालक को किस टीचिंग मेथड के माध्यम से सिखाना चाहिए। देखिए, यह परंपरागत शिक्षण विधियों को स्वीकार करता है। प्रयोजनवाद बालक को केंद्र में रख करके शिक्षा प्रदान करने की बात स्वीकार करता है कि बालक को सेंटर में रख करके उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। बालक को सेंटर में रखने का मतलब होता है कि हम बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता को ध्यान में रख करके बच्चों को शिक्षा दें। प्रयोजनवाद और शिक्षण विधियों की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि अनुभव से सीखना या करके सीखने पर बल दीजिए। सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत होना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में एकीकरण होना चाहिए, एक योजना पद्धति होनी चाहिए, और समस्या समाधान विधि से बच्चे को सिखाओ। एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अनुभव से सीखना या करके सीखना। देखिए, प्रयोजनवादी चाहते हैं कि बालक रटकर नहीं वरन क्रिया या अनुभव के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते हैं, तो बालक को अनुभव के माध्यम से सिखाइए, बालक को लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सिखाइए। सीखने की उद्देश्यपूर्ण की प्रक्रिया का सिद्धांत। प्रयोजनवाद ये चाहता है कि बालक स्वयं ही ज्ञान और योग्यता प्राप्त करे, जिससे कि वो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके। क्योंकि बालक के या व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, तो बालक को ऐसा बनाओ कि वो अपनी समस्याओं का स्वयं सॉल्यूशन निकाल सके। इस योग्य बच्चे को बनाया जाए। सीखने की प्रक्रिया में एकीकरण का सिद्धांत होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन पर ये बल देते हैं।
प्रयोजनवादियों के अनुसार ज्ञान जो है वो एक इकाई है, उसे टुकड़ों या खंडों में बांटकर नहीं सिखाया जाना चाहिए। बालकों को जो भी विषय पढ़ाए जाएं उनमें एकीकरण और समन्वय आवश्यक है। योजना पद्धति की बात करें तो इस पद्धति के अनुसार शिक्षक का कार्य बालकों के सामने कुछ योजनाएं प्रस्तुत करना और उनको पूरा करने के लिए संक्षिप्त सुझाव देना या मार्गदर्शन प्रदान करना एवं निरीक्षण मात्र ही है। नेक्स्ट वन जो है हमारा समस्या समाधान विधि। इसमें बालक शिक्षक के निर्देशन में सक्रिय रूप से अपने अनुभवों के आधार पर समस्या का हल खोजता है और अपनी गलतियों से सीख करके एवं पुनः निर्देशन पाकर के समस्या का समाधान करके जीवन में प्रयोग करता है। तो ये शिक्षण विधियां हैं हमारे इस प्रयोजनवाद के अनुसार, जिनके माध्यम से बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक क्या है। देखिएगा, प्रयोजनवादियों के अनुसार टीचर का महत्व कम नहीं है। प्रयोजनवादी अध्यापक का प्रमुख दायित्व यह है कि बालकों की समस्याएं सुलझाए और उन्हें उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करे। ठीक, अध्यापक को एक पथ प्रदर्शक, एक रास्ता दिखाने वाला और निरीक्षक की भूमिका निभानी चाहिए। टीचर्स का कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि वो बच्चों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील और उनके हल ढूंढने के लिए बनाए, जिससे उनके हल ढूंढने के लिए बनाए जिससे वे अपने जीवन में किसी भी क्षण किसी भी समस्या को हल कर सकें। बच्चे को इस योग्य बनाया जाए। ठीक है, टीचर जो है बच्चे को इस योग्य बनाए ताकि वो अपनी समस्या का हल खुद ढूंढ सके। प्रयोजनवाद और बालक की अगर बात करें तो प्रयोजनवादियों के अनुसार विद्यार्थी ही सबसे महत्वपूर्ण है। इनका प्रमुख उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। ये बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन करता है। किसका? बाल केंद्रित शिक्षा का। प्रयोजनवादी शिक्षा में बालक और उसका वातावरण, ये दो चीजें अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जहां प्रकृतिवाद में बालक को केवल प्रकृति का अनुगामी माना जाता है, वहां प्रयोजनवाद में यह स्वीकार किया जाता है कि वो अपने अनुभव के आधार पर वातावरण में परिवर्तन कर सकता है। अब हम बात करेंगे प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन क्या है, फिर हम समझेंगे प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय क्या है। 2 पॉइंट्स के रहते हैं, फिर हम बढ़ेंगे यथार्थवाद की तरफ। देखिएगा, प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन। प्रयोजनवादियों के अनुसार अभी प्रकृतिवाद में क्या था, ये कहा गया था कि अनुशासन के लिए बच्चे को आप मत टाइट कीजिए, आप मत उसको दंड दीजिए, उसको प्रकृति खुद दंड देगी। इसमें क्या कहा गया है, अनुशासन मुख्य रूप से सामाजिक ही होता है और ये सामाजिक अनुशासन सामाजिक परिवेश में सामूहिक और प्रयोजनमय क्रियाओं में सक्रिय भाग लेने से उत्पन्न होता है। डीवी के शब्दों में अगर बात करें तो परिणाम देने वाले कार्यों को करने से, ऐसे कार्य जिनसे अच्छा रिजल्ट मिले और एक सामाजिक तथा सहयोगपूर्ण विधि से करने से एक विशेष प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है, यही अनुशासन है, ऐसा डीवी कहते हैं। वे स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और सामाजिक अनुशासन पर बल देते हैं। वे सामाजिक दबाव को अनुशासन का आधार मानते हैं कि जब बालक पर समाज का दबाव होता है, जब सोसाइटी का एक डर होता है, तो बालक खुद अनुशासित हो जाता है। प्रयोगवादी शारीरिक अनुशासन एवं बाह्य अनुशासन की निंदा करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अनुशासन को माना है। प्रयोजनवाद और विद्यालय की बात करके फिर हम यथार्थवाद की तरफ बढ़ेंगे। प्रयोजनवादी विद्यालय को एक लघु रूप यानी कि मिनिएचर ऑफ सोसाइटी मानते हैं। वे परंपरावादी विद्यालय के खिलाफ हैं। वे विद्यालय को सामुदायिक क्रियाओं का केंद्र भी मानते हैं। उनके अनुसार विद्यालय में ऐसी सजीव प्रयोगशालाएं होनी चाहिए जहां बच्चे वास्तविक सामाजिक स्थितियों के बीच काम करें, निरीक्षण करें, अनुभव करें और अपने लिए आदर्शों की खोज कर सकें। तो इस तरीके से हमने समझा कि ये हमारा प्रयोजनवाद क्या होता है, इसके आदर्श क्या होते हैं, मूल्य क्या होते हैं, इसके सिद्धांत क्या है, उद्देश्य क्या है। प्रयोजनवाद के अनुसार हमारा अनुशासन क्या है, शिक्षक क्या है, बालक क्या है, विद्यालय क्या है। अब हम बढ़ेंगे हमारे यथार्थवाद की तरफ। लास्ट पॉइंट हमारा बचता है यथार्थवाद। अब हम बात करेंगे रियलिज्म की। ठीक, देखिएगा, यथार्थवाद पाश्चात्य दर्शन, वही वेस्टर्न फिलॉसफी, ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी की वह विचारधारा है जो वस्तु के अस्तित्व को ही यथार्थ मानती है, कि जो वस्तु का अस्तित्व है वही सत्य है, उसी को ही यथार्थ मानती है। यथार्थवादी दर्शन के अनुसार इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जिसको व्यक्ति बालक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करता है वही सत्य ज्ञान है। व्यक्ति जो कुछ देखता है अथवा अनुभव करता है वही ज्ञान सत्य है। जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसको हम फील कर पा रहे हैं, वही ज्ञान सत्य ज्ञान है। यथार्थवादी दर्शन
जीवन की सभी समस्याओं को, किसको? जीवन की सभी समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता है। किसको? इसका मतलब है कि ये साइंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तभी तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहा है। यथार्थवादी दर्शन आदर्शवादी विचारों का विरोध करता है। ये अध्यात्म की अपेक्षा वास्तविकता एवं सामाजिक परिस्थितियों से संबंध जोड़ने को महत्व देता है। वास्तविकता एवं सामाजिक परिस्थितियों से संबंध जोड़ने को महत्व देता है। यथार्थवाद का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, समझिएगा इसको। यथार्थवाद शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के रियलिज्म का समानार्थी है। रियल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के रेश शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है वस्तु। अतः रियलिज्म शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ वस्तु संबंधी विचारधारा। यथार्थवाद जीवन की यथार्थता में विश्वास रखता है। जो यथार्थवाद है ये जीवन की यथार्थता में विश्वास रखता है और भौतिक अस्तित्व ही उसका क्रिया क्षेत्र है। इस दृष्टि से यथार्थवाद भौतिकवाद पर आधारित है। तो कुल मिलाकर के आपने ये समझा कि जो हमारा यथार्थवाद है ना, वो भौतिकवाद पर आधारित है। यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व संबंधी विचारों के प्रति एक दृष्टिकोण है जो प्रत्यक्ष जगत को सत्य मानता है। कुल मिलाकर के जो यथार्थवाद है वो ये कहता है कि जो बालक सामने देख पा रहा है, जो हम सामने देख पा रहे हैं, जो संसार हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में हमें दिख रहा है, वही सत्य है। यानी कि ये भौतिकवाद पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आदर्शवाद के अनुसार सत्य का निवास मानव मस्तिष्क में है, पर यथार्थवाद के अनुसार इसका आवास भौतिक जगत की वास्तविक वस्तुओं और घटनाओं में है। ठीक है। बारिश होती है, सूर्य चमकता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये शब्द घटनाएं, ये सभी घटनाएं सत्य हैं, इनको कोई टाल नहीं सकता, चाहे हमको इनका ज्ञान हो या ना हो, लेकिन ये घटनाएं सत्य हैं, ये फैक्ट हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। इस दृष्टि से यथार्थवाद भौतिकवाद पर आधारित है। कहने का मतलब ये है, यही कारण है कि यथार्थवादी विचारों एवं सिद्धांतों की अपेक्षा वस्तुओं और घटनाओं की वास्तविकता पर बल देते हैं। ये जो घटनाएं हैं, यानी कि ये घटनाएं सत्य हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसकी जानकारी चाहे हमको है या नहीं है, लेकिन जो है वो है। ऐसा तो है नहीं कि जिसकी जानकारी हमको नहीं है वो चीज है ही नहीं, वो है लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है। ठीक है। रॉस के अनुसार क्या कहा गया है? जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे और उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जग होता ही है। यथार्थवाद के कुछ मूल तत्व होते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ रियलिज्म की बात करेंगे। यथार्थवाद के मूल तत्व निम्नलिखित है। नंबर 1 तो यथार्थवाद की तत्व मीमांसा की अगर बात करें, यथार्थवादी पदार्थ और जगत को अंतिम सत्ता मानते हैं। यथार्थवादी पदार्थ और जगत को क्या मानते हैं? अंतिम सत्ता मानते हैं, परंतु जगत और ये वस्तुओं का विवेचन अलग अलग प्रकार से किया गया है, इसलिए इसे बहुवादी दर्शन भी कहते हैं। यथार्थवाद की ज्ञान मीमांसा की बात करें, यथार्थवादी वस्तुओं तथा चेतना दोनों को ही महत्व देते हैं। यथार्थवादी जो हैं ये वस्तुओं और चेतना दोनों को ही महत्व देते हैं। यह भी ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता एवं ज्ञेय को महत्व देते हैं। ज्ञान के स्रोत इंद्रियां और कर्मेंद्रियां ही हैं, इनसे प्राप्त ज्ञान ही सच्चा ज्ञान माना जाता है। यथार्थवाद की मूल मीमांसा की बात करें, यथार्थवादी इस भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। किसको? इस भौतिक संसार को ही सत्य मानते हैं। इसके अनुसार अपने जीवन की रक्षा और सुखपूर्वक जीना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। क्या? जो यथार्थवाद क्या कहता है? यथार्थवाद के अनुसार अपने जीवन की रक्षा करना, सुखपूर्वक जीवन जीना ही मनुष्य का उद्देश्य है। मनुष्य को वही काम करने चाहिए जिनसे उसे सुख की अनुभूति हो। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आदर्शवाद के मूल तत्व भी समझ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यथार्थवाद और शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, यथार्थवादी दृष्टिकोण विज्ञान की प्रगति की ही देन है। यदि कोई बात निरीक्षण, प्रयोग और परीक्षण के आधार पर खरी उतरेगी तभी वो वास्तविक मानी जाएगी। यथार्थवादी दृष्टिकोण ऐसी शिक्षा देने के पक्ष में है कि व्यक्ति सभी भौतिक सुखों को पाकर के समाज के सुख में वृद्धि कर सके और यथार्थ में विश्वास करने वाला समाज बना सके। ऐसी शिक्षा बालक को देनी चाहिए। यथार्थवादी शिक्षा का प्रॉपर अगर अर्थ की बात करें तो यथार्थवादी शिक्षा का उद्देश्य है कि जीवन की
वास्तविक परिस्थितियों और आवश्यकताओं से परिचित होकर के ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए कि व्यक्ति उसे पाकर के अपने जीवन के सुख साधनों को संचित करने में सफल हो जाए। ऐसी शिक्षा बालक को दी जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यथार्थवाद और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, या यूं कहें कि यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। समझिए, इस विचारधारा के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन की वास्तविकता की शिक्षा देना है। बालक को जीवन की वास्तविकता की शिक्षा देना। यथार्थवाद का मुख्य उद्देश्य शिक्षण द्वारा अनुशासन स्थापित करना एवं शिष्यों को बालक को एक्टिव बनाना है और उनके भौतिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को प्राप्त करना। यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। क्या यथार्थ? नंबर 1 तो वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक दृष्टिकोण का विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। कैसी दृष्टि बालक में होनी चाहिए? वैज्ञानिक की होनी चाहिए, है ना। शिक्षा का लक्ष्य जीवन में वैज्ञानिकता लाना है, जीवन में पूर्णता लाना है और जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा हम ऐसी ग्रहण करें जिससे हम अपने जीवन में सुख, शांति, चैन ला सकें, एक बढ़िया लाइफ जी सकें। शिक्षा का उद्देश्य बालकों में प्राकृतिक प्रवृत्तियों एवं क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से विकसित करना है। आगे बढ़ेंगे, इंद्रियों का विकास करना। यथार्थवादियों के अनुसार ज्ञान को अनुभवों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अतः ज्ञानेंद्रियों का विकास और उनका प्रशिक्षण ही शिक्षा का उद्देश्य भी होना चाहिए। बालक को एक सफल, एक सुखी जीवन के लिए तैयार करना। शिक्षा कैसे होनी चाहिए? बालक को एक सफल और एक सुखी जीवन के लिए तैयार किया जाए। बालक का जीवन कैसा हो? वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाए, उसका जीवन बहुत सुखमय हो जाए, ऐसी शिक्षा दीजिए बालक को। मनुष्य एक सफल एवं सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है, अतः यह भी शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए बालक को वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। बालक को प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना। शिक्षा का उद्देश्य बालकों को प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण का ज्ञान कराना भी होता है। समाज की परिस्थितियां, सामाजिक संस्थाएं और संगठन, सामाजिक संबंध आदि सामाजिक वातावरण की रचना करते हैं। बालक को यथार्थ जीवन का ज्ञान कराना ही शिक्षा का उद्देश्य है। वास्तविक जीवन की तैयारी करना। यथार्थवादियों के अनुसार भौतिक संसार ही यथार्थ है, इसकी वास्तविकता से अवगत कराना ही शिक्षा का उद्देश्य भी होना चाहिए। मानसिक शक्तियों का विकास। यथार्थवादी शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि वह बालकों की मानसिक शक्तियों का विकास करे, जिससे वो अपने मतलब उसके अंदर जो भी उसकी मेंटल पावर है उसको डेवलप करे, जिससे वो अपने जीवन में सुखी और सफल जीवन निर्वाह कर सके। आगे बढ़ेंगे, यथार्थवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। देखिए, यथार्थवादियों के अनुसार बालक को व्यापक पाठ्यक्रम में से अपनी योग्यताओं के अनुसार विषयों का चुनाव करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। यानी कि सिलेबस चाहे जितना भी बड़ा हो, बालक को ऐसी छूट होनी चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि है, जैसी उसकी योग्यता है, जैसी उसकी क्षमता है, वो उसी के आधार पर अपने विषय का चुनाव कर सके। पाठ्यक्रम के विषय परस्पर संबंधित होने चाहिए, अतः यथार्थवादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में 30-35 विषयों को स्थान देते हैं। यथार्थवादी पाठ्यक्रम की कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। नंबर 1 तो विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1 तो मातृभाषा को महत्व देना, दैनिक जीवन में काम आने वाली बातों का ज्ञान देना बच्चों को, ताकि वो अपने जीवन में उनको उतार सकें। वैज्ञानिक विषयों को प्रमुखता दी जाए, जीवन को सुखी और सफल बनाना इनका सबसे बड़ा उद्देश्य है, विशेषता है। पाठ्यक्रम में प्राकृतिक घटनाओं को प्रधानता दी जानी चाहिए, व्यवहारिकता पर बल दिया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम में व्यापकता होनी चाहिए, विषयों के चयन की स्वतंत्रता, बाल केंद्रित सामाजिक पाठ्यक्रम एवं विषयों के मध्य अंतर संबंध, यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। आगे बढ़ेंगे, यथार्थवाद के अनुसार शिक्षण पद्धति यानी टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए। देखिए, यथार्थवादी विचारक वैज्ञानिक तथ्यों और यथार्थ के ज्ञान पर जोर देते हैं। यथार्थवादियों को वस्तुजगत रूप से जानने में सहायता दी जानी चाहिए, इसके लिए इंद्रियों द्वारा ज्ञान जरूरी है। विद्यार्थी को प्रदान की गई सामग्री का कैसे संकलन किया जाए, कैसे उसे ज्ञान के क्षेत्र से संबंधित किया जाए, ये सिखाना ही यथार्थवादी शिक्षण विधि का मूल उद्देश्य है। यथार्थवादी संपूर्ण ज्ञान को एक इकाई के रूप में मानते हैं। वुल्फगैंग राटके ने शिक्षा
विधा के क्षेत्र में अपना मेथड्स नोवा नवीन सिद्धांत या विधि दिया, जिसका प्रमुख सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? नंबर 1 तो एक समय में केवल एक बात का ज्ञान दिया जाना चाहिए, प्रत्येक बात को अक्सर दोहराया जाना चाहिए। हो सकता है पहली बात पहली बार में बच्चे को समझ में ना आया हो, उन सभी बातों में पारस्परिक अनुरूपता स्थापित की जानी चाहिए। प्रत्येक बात का ज्ञान मातृभाषा के माध्यम से दिया जाना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में बालक आसानी से चीज़ों को समझ लेता है। जो चीज़ कठिन होती है उसको सरल लगती है। जब वो अपनी मातृभाषा में सीख रहा होता है उसको वहाँ पे एक अपनापन सा महसूस होता है। प्रकृति के क्रम का अनुसरण करना चाहिए। कोई भी बात करके सिखाई जाए, कोई भी ज्ञान रटकर नहीं दिया जाना चाहिए। सभी बातें अनुभव और प्रयोग द्वारा सिखाई जानी चाहिए। पहले स्वयं किसी बात का ज्ञान प्राप्त कीजिए, उसके बाद में शाब्दिक व्याख्या उसकी करनी चाहिए। तो ये जो है शिक्षण विधि, शिक्षण पद्धति यथार्थवादियों के अनुसार होनी चाहिए। इस तरीके से हम बालक को सिखा सकते हैं। यथार्थवाद के अनुसार अनुशासन और फिर शिक्षक क्या है इसको समझते हैं। देखिए, यथार्थवाद और अनुशासन। विद्यालय का संगठन ऐसा होना चाहिए कि बालक आत्मानुशासन सीख ले। बालक के परिवेश से अनुकूलन में अनुशासन जरूरी है। प्रत्येक विद्यार्थी जगत का अंग है और उसे अपनी परिस्थितियों से अनुकूल करना सीखना चाहिए, किंतु अनुशासन पलायन नहीं है। प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षा शास्त्री कॉमेनियस का मानना था कि विद्यालय माता की गोद के समान होना चाहिए। क्या? विद्यालय माता की गोद के समान होना चाहिए, जिसमें प्रेम, सहानुभूति और सुरक्षा का सागर उमड़ता हो। स्पेंसर कहते हैं, नैतिक अनुशासन के सच्चे सिद्धांतों एवं प्रयोगों को प्रकृति सरल ढंग से प्रकट करती है। स्पेंसर ने प्राकृतिक परिणामों के द्वारा अनुशासन के सिद्धांत का समर्थन किया है। निम्नलिखित अनुशासन पर भी बल दिया जाना चाहिए। नंबर 1 तो प्राकृतिक परिणामों के द्वारा बालक को अनुशासन सिखाइए। सामाजिक नियमों के अनुसार अनुशासन होना चाहिए। प्रेम, सहानुभूति आदि पर आधारित अनुशासन का समर्थन किया जाना चाहिए। प्रभावात्मक तथा मुक्त्यात्मक अनुशासन के समन्वित रूप को भी स्वीकार किया गया है। यथार्थवाद और शिक्षक की बात करेंगे, फिर हम यथार्थवादी और शिक्षार्थी की बात करेंगे, फिर हम विद्यालय पर पहुंचेंगे। ये देखिए यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक क्या है, टीचर क्या है। यथार्थवादी विचारकों के अनुसार शिक्षक को अपने विषय में विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए। जब वो अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय में मास्टरी हासिल कर रखी होगी, तभी वो बच्चों को डीप नॉलेज दे सकता है। उससे संबंधित क्रियाओं में निपुण होना चाहिए। इसके लिए ये सबसे पहले अध्यापक की बात करते हैं। इसके अनुसार हर एक अध्यापक को ये जानना चाहिए कि बच्चों को किस समय क्या, कितना और कैसे पढ़ाना है। ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बच्चे को किस समय क्या पढ़ाया जाए। जैसे जो टफ सब्जेक्ट होते हैं, जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं, उनको हमेशा हाफ टाइम से पहले क्यों रखा जाता है? क्योंकि हाफ टाइम के बाद बच्चा थोड़ा थक जाता है, नर्वस हो जाता है ना, थोड़ा ये उसकी जो पावर है लो हो जाती है। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनमें बच्चे को ज़्यादा दिमाग लगाना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, वो हमेशा हाफ टाइम से पहले रखे जाते हैं, क्योंकि सुबह से बच्चा तरोताजा होता है। इसके लिए ये अध्यापकों के प्रशिक्षण पर जोर देते हैं। शिक्षक का कार्य बालकों के समक्ष तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करना है जिस रूप में वे हैं, जिन्हें बालक स्वयं अपनी बुद्धि बल से ग्रहण करें। शिक्षक को केवल पथ प्रदर्शक के रूप में होना चाहिए। कहते हैं कि टीचर सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, वो बालक का निर्माण करता है। आगे बढ़ेंगे। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षार्थी क्या है, बालक क्या है, उसकी बात करेंगे। देखिएगा, यथार्थवादी दार्शनिक जॉन लॉक विद्यार्थी को एक कोरी स्लेट मानते थे। उनका विचार था कि जैसे वातावरण में बच्चा रहेगा वैसा ही बनेगा। एक योग्य अध्यापक को छात्रों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। बालक कच्ची मिट्टी के अनुरूप होते हैं। अगर आप ज़्यादा सा टाइट हो जाएंगे, बच्चे टूट जाएंगे। कहने का मतलब उनको आत्मग्लानि होगी, वो अपने आप में हीनता की भावना आएगी कि हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, बच्चों के साथ नरमी से पेश आइए। इस प्रकार शिक्षक द्वारा उन्हें ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वो अपने भावी जीवन में सुखपूर्वक स्वयं जिएं और समाज के अन्य वर्गों को भी जीने के लिए उत्प्रेरित करें। तो प्यारे दोस्तों, आज का लास्ट टॉपिक यथार्थवाद और विद्यालय, ठीक है। और आप किसी भी इंस्टीट्यूट से हों, जो हमारे नोट्स होते हैं प्रॉपर तरीके से लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज के लिए होते हैं। लेकिन अगर आपको आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद की भी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं उसके बाद भी हमारी इस क्लास को लाइक ना करें, कॉमेंट ना करें, तो फिर कोई बात नहीं है, आपकी इच्छा है, ठीक है। बाकी लाइक कॉमेंट जरूर कीजिएगा। यथार्थवाद और विद्यालय की बात करें। विद्यालय के संदर्भ में यथार्थवादी एक मत नहीं है। सामाजिक यथार्थवादी यहाँ विद्यालय को
शिक्षा प्राप्ति का उचित स्थान नहीं। ये कहते हैं कि जो विद्यालय है वो शिक्षा प्राप्त करने का उचित स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ केवल उन्हें शाब्दिक और पुस्तकीय ज्ञान से ही परिचित कराया जाता है, यहाँ किताबी कीड़ा बनाया जाता है बच्चों को। अतः वे निजी शिक्षक और भ्रमण आदि को ही शिक्षा का बेहतर साधन मानते हैं। भ्रमण का मतलब होता है बच्चों को जो है घुमा घुमा करके सिखाना, जो चीज़ दिखानी उनको वहाँ ले जाओ। जैसे अगर भूगोल के बारे में पढ़ाना है तो ऐसी जगह पे ले जाओ, प्रकृति के बारे में पढ़ाना है, पर्यावरण के बारे में पढ़ाना है तो बच्चों को ले जा करके वहाँ दिखाना चाहिए चीज़ों को, है ना। इसके समर्थक लॉर्ड माउंटेन और जॉन लॉक हैं, परंतु वहाँ अन्य यथार्थवादी जैसे कम्युनिस्ट जो हैं वो विद्यालय को मनुष्यों के वास्तविक निर्माण का साधन मानते हैं। इनका मानना था कि विद्यालय समाज के दर्पण है, यहाँ उन सभी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए जो समाज में चल रही हैं, क्योंकि इन्हीं क्रियाओं में भाग लेकर के बालक यथार्थ जगत की वास्तविकताओं का अनुभव कर सकता है और स्वयं का अनुकूलन भी कर सकता है। तो ये हमने समझा यथार्थवाद के अनुसार विद्यालय क्या है। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिना लाइक और बिना कमेंट आप नहीं जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।